नमस्कार, मैं हूं अजय राज और आप लोग देख रहे हैं अजय की बात। आज मैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और युवा प्रवक्ता हनी टेंगुरिया जी के घर पर हूं। उन्होंने मुझे बुलाया था और फ़िरोज़ाबाद की काफ़ी समस्याएं हैं जो कि फ़िरोज़ाबाद की पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। फ़िरोज़ाबाद की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं जो आप आज मेरे चैनल के माध्यम से हनी टेंगुरिया जी से आप सुनेंगे और भी कई सारी बातें होंगी। तो आइए। हाँ टेंगुरिया जी, आपका स्वागत है अजय की बात में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत विनम्र आभार कि आप मैंने फ़ोन किया वैसे ही आप आए, क्योंकि आप जैसे पत्रकार, मैं तो ये कहूँगा कि आप जैसे पत्रकार हर ज़िले को चाहिए और हर मंडल को चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो वास्तव में सच्चाई को लोगों के सामने लाते हैं। इसलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, मेरा आपसे पहला सवाल है, ठीक है, ये मेरा सवाल और फ़िरोज़ाबाद की पब्लिक का सवाल है। जैसे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो फ़िरोज़ाबाद को नंबर 1 मतलब लिखवाते फिर रहे हैं, कहते हैं कि हमारा फ़िरोज़ाबाद नंबर 1 है और स्मार्ट सिटी का दर्जा बता रहे हैं दे दिया है या दिया जा रहा है। ये सवाल फ़िरोज़ाबाद की मतलब ये फ़िरोज़ाबाद की पब्लिक का नहीं कहना है स्मार्ट सिटी, यहाँ के नेता लोग कहते हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? फ़िरोज़ाबाद नंबर 1 है, स्मार्ट सिटी है, कहीं से भी आपको लगता है? अजय जी, पहले तो मैं आपको एक वाक्यांश याद दिलाना चाहूँगा कि हम लोग तो रात को सपने देखते हैं सोते में। हमारे यहाँ के जो जनाधीश हैं, जो सत्ता संभाल रहे हैं, ये लोग दिन में सपने देखते हैं जगते हुए। ये लोग कहते हैं, और मैं बताना भी चाहूँगा कि यहाँ के कागज़ों में लिखा हुआ है कि फ़िरोज़ाबाद स्मार्ट सिटी में आ चुका है, लेकिन कहीं भी मुझे नहीं, तो ये कागज़ों में लिखा हुआ है कि फ़िरोज़ाबाद स्मार्ट सिटी में आ गया है। आप पुल के ऊपर देखिएगा, लिखा हुआ है नंबर 1 फ़िरोज़ाबाद। और अब जब आप उस पुल से गुजर कर जाएंगे फ्लाईओवर से, तो कम से कम 50 गड्ढे होंगे। मैं कल गया था नाइट में, तो इस ब्रिज पर तो एक भी लाइट नहीं मुझे दिखाई दी है। वहाँ पर जहाँ नंबर 1 फ़िरोज़ाबाद लिखा हुआ है, वहाँ पर एक भी मरकरी लाइट, जो कि यहाँ के जनप्रतिनिधि उस मरकरी लाइट को सौर ऊर्जा पर निर्धारित कर रहे थे, उसको सौर ऊर्जा लाइट लगवाना चाह रहे थे, ना वहाँ सौर ऊर्जा लाइट है ना ही कोई मरकरी लाइट। और भी खम्भों पर ख़राब मरकरियाँ लगी हुई हैं, मगर वहाँ तो किसी भी प्रकार की खराबी होती तो यहाँ की जनता को थोड़ा वो तो होता, आश्वासन तो मिल जाता कि कभी ना कभी सही होगी। यहाँ तो आइए जानते हैं और भी। बड़े भाई, एक्चुअली जैसे कि अब आपने सब बता ही दिया जो मैं बता रहा था वो आपने बता दिया। आपने कहा कि नहीं, हम भी फ़िरोज़ाबाद में ही रहते हैं, हम पत्रकार हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा रहा है कि मतलब हमारा भी तो अधिकार है, थोड़ा हम भी तो यहाँ के नागरिक हैं। एक्चुअली क्या है कि ना तो लाइटें हैं, ना सड़कें अच्छी हैं, ना नालियों की तुम सफाई कराते हो। तुमने देखा ना बिजली आती है फ़िरोज़ाबाद में, ना तुम्हारी स्वास्थ्य सुविधा। नहीं, अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा था योगी जी का, तो वो बोल रहे थे कि ये तो उत्तर प्रदेश की जनता से पूछ लीजिए, बिजली पहले की सरकारों में कैसी रहती थी, अब की सरकारों में कैसी है। तो बिजली आप बता रहे हैं टाइम से नहीं। खैर, नगला विष्णु एक आता है, वो मेरा ही एरिया है, वहाँ पर तो खैर दिन में 10 से 15 बार जाती है। आपके एरिया में यहाँ क्या, क्योंकि आप सिटी में हो, यहाँ का कैसा माहौल है? आदरणीय बड़े भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने अभी बताया कि 10 से 15 बार जाती है, वही सिस्टम कोटला चुंगी से इधर भी है। क्योंकि आपने देखा भी, और मैं जिस तरीके से बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं, लगभग 7 या 7.5 रुपये, 7.5 रुपये यूनिट है अभी, 7.5 रुपये यूनिट आप लगा रहे हैं बिजली का बिल। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जो आपका राज्य है, जिसमें आदरणीय योगी जी यहाँ के मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली है ये सोने के तारों में आती है कहीं ना कहीं, क्योंकि और भी राज्यों सबसे ज़्यादा जो महंगी बिजली मिल रही है वो आपके उत्तर प्रदेश में मिल रही है, और सबसे ख़राब बिजली मिल रही है। सबसे खराब आपका कहना है, मतलब सबसे खराब बिजली और महंगी, काफ़ी महंगी उसमें भी। यानी हनी टेंगुरिया जी का कहना है उत्तर प्रदेश में और ये हमारे फ़िरोज़ाबाद में बिजली तो मिल रही है बहुत हाई क्वालिटी वाली, मगर वो फैसिलिटी नहीं है। दिन में 10 बार जाए, 20 बार जाए, आदमी गर्मी में मर जाए, कोई मतलब ही नहीं है। आइए जानते हैं और भी यहाँ की क्या क्या समस्या है। कोई भी जनप्रतिनिधि जो विधायक हुए, सांसद जी जैसे भी मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं जिस दिन से सांसद मतलब चंद्रसेन जादौन जी बने हुए हैं, उन आना ही भूल गए हैं यहाँ पर। पब्लिक तो पहचानती नहीं। मैंने एक इंटरव्यू में पूछा सांसद, तो बोले भैया हम तो जानते ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इन जनप्रतिनिधियों के? देखिएगा, अभी आप जब सांसद जी के बारे में कह रहे थे, तब मेरे मन में एक वाक्यांश आया, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मोदी जी के मन की बात करते हैं। वो मन की बात कुछ नहीं है, लेकिन मन की बात आज मुझे लग रहा है कि आप मन की बात कर रहे हैं। फ़िरोज़ाबाद की जो जनसंख्या है, फ़िरोज़ाबाद का जो जनबल है, आप मीडिया बंधु हैं, आप में बहुत बड़ी ताकत है।
आप लोगों के पास जाते हैं, आप खुद समझते होंगे। मैंने सांसद जी को तब देखा था जब आप 2017 या 2019 का जो चुनाव हुआ था तब आप आए थे। उसके बाद मैंने सांसद जी का चेहरा देखा ना उनकी गाड़ी देखी। कोरोना की विपरीत स्थिति चल रही थी। आपने तो चेहरा तब भी देख लिया, मैंने तो अपने फ़ोनों पर देखा है उनको। मैंने तो खुद नहीं फेस टू फेस। इतने भी कई प्रोग्राम हुए, मैं जाता हूँ, पता नहीं कहाँ रहते हैं, क्या सिस्टम है, ये लोग क्यों नहीं आते। आप लोगों को पब्लिक बताओ कितना अच्छा मान करके आप लोगों को वोट दिया होगा, और आप लोग नहीं आते हो पब्लिक के बीच में। पब्लिक के दिल में क्या बीतती है। पब्लिक आप लोगों से ये थोड़ा ना कहती है कि हमारे घर पर खाना दे जाओ खाने को, हमारे घर पर पानी दे जाओ। मगर आप लोगों को एक बार आना चाहिए पब्लिक के बीच में, उनका मनोबल बढ़ता है कि हमारा नेता हमारे बीच में आया है। आज वो सारी आपके सारे वादे सब फीके, कहीं कुछ नहीं आए। जानते हैं और भी क्या क्या, बताइए। ये इनकी पुरानी आदतें हैं कि ये सत्ता जब तक इनके हाथ में नहीं है तब तक ये गली गली में दर दर की ठोकरें खाते हैं, लोगों से जाके मिलते हैं, उनके पैरों में अपना सिर रखते हैं, और मैं तो कहूँगा घड़ियाली आंसू बहाते हैं। लेकिन सत्ता मिलने के बाद भाजपा के लोग, भाजपा के मंत्रीगण, भाजपा के और भी लोग, ये लोग जितने भी मठाधीश हैं, ये लोग ना तो कभी किसी के पास जाते हैं, ना किसी की संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, मैं तो ये कहूँगा। और ये लोग सियासी आंसू बहाने में बहुत माहिर हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जैसे आपकी पार्टी से भी एक कैंडिडेट कोई तैयार होगा, अभी आपका कोई चेहरा अभी घोषित नहीं हुआ है। अभी ऊपर नाम चल रहे हैं, लेकिन फिरोजाबाद अभी घोषित नहीं हुआ है ना। जैसे ही घोषित होगा आप लोग जोरों शोरों से लग जाएंगे। तो मेरा ये कहना है, जैसे अभी फिरोजाबाद के जनप्रतिनिधियों से मैं जहाँ भी इंटरव्यू लेने जाता हूँ, उनके एक बातों से और उनका फेस देख करके ऐसा लगता है बहुत परेशान है फिरोजाबाद के जनप्रतिनिधियों से, फिरोजाबाद की जनता। बहुत से लोग कहते हैं कि मैडम हमारी जो महापौर हैं, मेयर नूतन राठौर, उनको फ़ोन करते हैं, किसी भी जनता को कोई परेशानी होती है, मैडम जी के यहाँ फ़ोन लगाया जाता है 10-10 बार, 15-15 बार, मगर वहाँ पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। मैडम जी फ़ोन पिक नहीं करती हैं। यदि आपका कोई कैंडिडेट जीतता है और अपनी समस्या बताने के लिए यहाँ की जनता फ़ोन करती है, तो आपका नेता तो नहीं ऐसा करेगा कहीं। बड़े भाई, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से फिरोजाबाद की पहले तो जनता को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमें वोट तब दीजिएगा जब आप दिल्ली की सरकार को एक बार देख लीजिएगा। दिल्ली के विधायक, दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के सांसद से अगर आप मिलोगे तो वो ऐसे लगते ही नहीं कि वो एक मंत्री पद पर विराजमान है। एक आम आदमी की तरह। हमारी पार्टी का भी जैसा कि नाम है आम आदमी पार्टी, ये पार्टी किसी मठाधीश की पार्टी नहीं है, एक आम इंसान की पार्टी है, रेहड़ी चलाने वाले की पार्टी है, रिक्शा चलाने वाले की पार्टी है, छोटा सा खोखा करने वाले की पार्टी है, और छोटे मोटे धंधे व्यापार करने वाले की पार्टी है। जैसा कि अभी आपने कहा, तो मैं बताना चाहूँगा कि पहली बात तो ऐसा कोई हम चांस ही नहीं देंगे कि हमारी इस पूजनीय फिरोजाबाद की जनता को फ़ोन करने का मौका मिले। हम हर काम पहले से ही करके रखेंगे। आपका कहने का मतलब है जनता के मुंह से निकलने वाली बात को आप माइंड से ही पढ़ लेंगे, उसकी बात कहने से पहले आप अपनी बात कह देंगे जनता से। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। वो सामान्य परेशानियाँ जो कि असामान्य का एक रूप धारण करती जा रही हैं। जैसा कि भी आपने देखा बड़े भाई कि आदरणीय फिरोजाबाद के इस राज्य के बहुत बड़े मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी फिरोजाबाद में आते हैं। जिन बच्चों की, जिन नवयुवकों की, जिन बालिकाओं की डेंगू के कारण मौतें हुई, उनके परिवारीजनों से मिलते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ढोंग था, क्योंकि आप फिरोजाबाद की जब जनता से मिलने आते हैं तो आपकी जो सुरक्षा में लोग हैं वो घरों के ताले लगवा देते हैं, घरों के ऊपर से लोगों से बात करते हैं आप। और दूसरी बात यह है कि जब जो बच्चा मरता है उसके परिजन से बात करते हैं, आप जाके वहाँ पूछिएगा जिन मोहल्लों में आदरणीय योगी जी घूमे, कोई भी परिजन ये नहीं कहेगा कि आदरणीय योगी जी ने कोई भी ऐसी बात कही जिससे उन्हें तसल्ली मिलती। सिर्फ आके 2 शब्द पूछे कि आपके घर से कोई इस बीमारी के कारण गुजरा है, हाँ साहब हमारे यहाँ से हमारा बच्चा गुजरा है, तो ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। यानी आश्वासन दे दिया जाता है। हनी का कहना है, हनी टेंगुरिया जी का, कि आश्वासन दे दिया जाता है, चाहे योगी जी हो या कोई भी नेता हो। अभी जो फिरोजाबाद में हैं, आश्वासन से काम चल रहा है, हालांकि वो चीज़ नहीं मिल रही है जो जनता को मिलनी चाहिए, और जनता आस लगाए बैठी है। और बताइए यहाँ, अच्छा ये बताइए, महंगाई के बारे में आपसे 2 सवाल पूछना चाह रहा हूँ। महंगाई, जैसे आज फिरोजाबाद में महंगाई, फिरोजाबाद में क्या पूरे भारत में ही है महंगाई, उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, बड़े बड़े नेता थे, आज जो सत्ता में नेता हैं उनका कहना था अच्छे दिन आएंगे। तो ये आपको क्या लगता है, ये अच्छे दिन हैं?
मैं तो अभी आपने कहा अच्छे दिन आएंगे तो मुझे 2 लाइनें याद आई। जब यहाँ के लोग स्वर्ग को चले जाएंगे तब कहीं जाकर अच्छे दिन आएंगे। यानी आपका कहने का मतलब है कि हनी भाई का कहने का मतलब है आदमी मर जाएगा, जब सस्ती चीज़ होगी तो क्या फ़ायदा। आप देख सकते हैं जीते जी जो सुख ना मिलने पाए तो मरने के बाद क्या मिलेगा, फिर वहाँ पे भी नरक ही नरक है। स्वर्ग और नरक यही होता है। आइए जानते हैं और भी। बड़े भाई, आप 2014 से पहले के वीडियो क्लिप देखिए। आदरणीय मोदी जी के, तब ये गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। ये कहते थे कि हमारी सरकार आने के बाद डीजल और पेट्रोल के दाम अर्श से फर्श पर होंगे। ये कहते थे कि 450 वाला सिलेंडर 350 रुपये 400 रुपये वाला सिलेंडर। नहीं, अभी तो सिलेंडर क्या कहते हैं 960 रुपये का है। हाँ, वो अभी मैं लाइन पे आ रहा था, लेकिन आपने पहले ही एक बाउंसर दे दी मुझे। चलो बताइए। बड़े भाई, एक मंत्री थी, महिला मंत्री स्मृति ईरानी जी। हाँ जी। जब 360 रुपये का सिलेंडर था, आप याद करिएगा, आपको शायद याद होगा, जब 360 से 370, मैंने वो न्यूज़ भी देखी है, 360 से 370 रुपये का सिलेंडर हुआ कि मात्र 10 रुपये बढ़े। तब ये लोग संसद भवन के सामने लकड़ियाँ लेके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मनमोहन जी, राहुल जी, अगर आप पे सत्ता चलाना नहीं आ रही तो आप सत्ता से हट जाइएगा, क्योंकि जब 370 का सिलेंडर हो गया तो ये आम जनता क्या खाएगी। आज वही सिलेंडर लगभग 960 या 970 रुपये का है, और आज इनके मुंह में छाले पड़ गए, ये लोग बोल नहीं रहे। इसका मुख्य कारण यही है कि ये लोग तब सत्ता में आने के लालच इनके मन में था, सत्ता में आने का, और ये नए नए बहाने देकर आम जनता, बोली वाली जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ मैं बाबा रामदेव के लिए। ठीक है, बाबा रामदेव का मैंने एक इंटरव्यू देखा है। हम जैसे नए लड़कों से बाबा रामदेव पूछते हैं कि डीजल सस्ता चाहिए तो किसको वोट देना है, पेट्रोल सस्ता चाहिए तो किसको वोट देना है। तो हनी टेंगुरिया जी, आप बाबा रामदेव के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज उनकी बातें तो सारी झूठी हो गई। उन्होंने कहा था जिसको वोट देंगे वो सस्ता चीज़ें देगा। वोट तो दे दिया गया, मगर चीज़ें सस्ती नहीं हुई, चीज़ें 220 की रफ्तार से महंगी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बड़े भाई, जो अभी आपने कहा कि डीजल सस्ता चाहिए तो किसको वोट देंगे, डीजल महंगा चाहिए तो किसको वोट देंगे, ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। एक आती है अदालत, जो रजत शर्मा जी की, आपकी अदालत। तो आपकी अदालत में आके ये 2.25 आँख वाले बाबा लाला रामदेव ने कही थी। अच्छा, लाला रामदेव? हाँ, वो लाला ही है। वो मैं नहीं मानता कि ये समझदार हैं। ये छोटे मोटे बच्चे हैं जो दूसरों की बातों को देखकर उन जैसी हरकतें करते हैं। ये एक व्यापारी हैं। हाँ। ये कोई भी योग गुरु नहीं है, ये व्यापारी मैं तो इन्हें कहूँगा। आपने देखा कि ये 2014 से पहले जब आपकी अदालत में आए थे तो इनके शब्द ये थे युवाओं से कि डीजल सस्ता चाहिए तो कैसे वोट देंगे, कि भाजपा को, क्योंकि तब भाजपा के जो बड़े बड़े मंत्री थे वो सभी लोग इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे थे। पेट्रोल सस्ता चाहिए, सिलेंडर सस्ता चाहिए, कैसे देंगे। आज आपने देखा होगा 2017 की जो वीडियो थी उसमें आपकी अदालत में आए तो यही बाबा रामदेव, यही लाला रामदेव, यही 2.25 आँख के बाबा रामदेव कहते हैं कि पेट्रोल में खर्चा बहुत है, इसलिए पेट्रोल महंगी करनी पड़ रही है। अरे हम तो कह रहे हैं कि आप जाके ईंधन मंत्री बन जाइए, आप ये योग छोड़िए। जब आपको पता है कि पेट्रोल में कितना खर्चा आ रहा है, डीजल में कितना खर्चा आ रहा है, तो आप इसमें बैठे ही कहे के लिए आप पेट्रोल मंत्री बन जाइएगा। क्योंकि ये सरकार, मैं नहीं मानता ये सरकार योगी और मोदी की है, ये सरकार अंबानी, अडानी और लाला रामदेव की है। क्योंकक्योंकि जब सरकार सत्ता में नहीं थी, भाजपा सरकार सत्ता में नहीं थी, तब सिर्फ इनके पास लगभग 123 करोड़ की संपत्ति थी लाला रामदेव के पास, और आज उन्हीं लाला रामदेव के पास लगभग 157,000 करोड़ की संपत्ति है। आपने देखा कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी, लोग भुखमरी की कगार पर आए। अच्छा, वहीं उसी कोरोना काल में लगभग 11 महीने में 172 गुना संपत्ति बढ़ती है 2.25 आँख के बाबा रामदेव की, 160 गुना संपत्ति बढ़ती है अडानी की, और लगभग 180 गुना संपत्ति बढ़ जाती है अंबानी जी की। ये कहाँ से? यानी आपका कहना है कि ये सरकार बने को बना रही है और गिरे को गिरा रही है। ये हनी टेंगुरिया जी की बातों से मुझे मालूम पड़ता है। और मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ। फिरोज़ाबाद के जो कारीगर वगैरह हैं, जो कारखाने में जो लेबर काम करती है, ये चूड़ियों कारखाने में गिलास वगैरह जो बनते हैं, उनको जो मतलब मेहनत करते हैं, वो मेहनत का उनको पैसा नहीं मिल पाता है। लोगों का यही आरोप होता है कि अगर यहाँ के नेता चाहें
तो हमारे दाम बढ़ा सकते हैं और PF ESI वगैरह सब कटवा सकते हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों से मेहनत बहुत ज़्यादा करवाई जाती है, पसीने से भरी सर्दियों में, मैंने जाकर देखा है, भरी सर्दियों में फिरोजाबाद का कारीगर, फिरोजाबाद का मजदूर पसीना डाल जाता है। उसकी आप बनियान को निचोड़ेंगे ना, आधा किलो पानी जैसा दिखाई देता है उसका पसीना, मगर उसको कितनी सैलरी मिलती है? एक दिन की दिहाड़ी 170 रुपये, 220 रुपये, 8 घंटे की। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर मैं भी संबित पात्रा होता तो शायद इनकी जो पगार थी उसे बढ़वा पाता, क्योंकि सबसे बड़े जो झूठे वादे करते हैं वो प्रवक्ता भाजपा के संबित पात्रा जी करते हैं। जैसा कि बड़े भाई आपने अभी कहा कि कारखानों में जो मजदूर कार्य कर रहे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस पर मैं कहना चाहूँगा जितने भी कारखाने हैं या फिरोजाबाद में जो भी संडे का पैसा नहीं मिलता इनको, और भी अदरवाइज कंपनियां हैं उनमें संडे का पैसा मिलता है, या कोई तीज त्यौहार आ जाए उसका भी इन लोगों को पैसा नहीं मिलता है मजदूरों को। बताइए इस पे क्या कहना चाहिए? बड़े भाई मैं आपको आपका ध्यान एक और अग्रसर करना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ कारखाने हैं, जितने भी यहाँ कारखाने फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जितने भी यहाँ गरीबों का खून चूसा जा रहा है, ये यहाँ के एक प्रतिनिधि के द्वारा चूसा जा रहा है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, प्रतिनिधि, बस मैं ये, यानी हनी तेंगुरिया का एक आरोप है, वो प्रतिनिधि कहाँ के हैं? जब फिरोजाबाद के कारखाने हैं तो जाहिर सी बातें यहीं के होंगे। यानी इनका आरोप है एक फिरोजाबाद के प्रतिनिधि के ही द्वारा उनका खून चूसा जा रहा है, और कारीगर जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसी प्रतिनिधि के कारण। अच्छा, और बताइए। बड़े भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों की पगार नहीं थी, एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, फिर भी आपने देखा कि सरकार ने बिजली के बिल माफ़ नहीं किए। आपने देखा है कि जब बड़े बड़े कारखाने, अच्छा एक बात बताइए, 7-7 हज़ार रुपये में सरकार बिजली का बिल कटवा रही है, क्या यह जायज़ है? 7-7, 8-8 हज़ार रुपये हो जाते हैं। पहले फिरोजाबाद में आदमी का 50,000 बिल होता था, 40,000 होता था, जब नहीं कनेक्शन कटते थे। भरी भरी गर्मियों में आदमी पंखा चल रहा है उसमें भी पसीना डाल जाता है। ऐसी गर्मियों में 7-7, 8-8 हज़ार रुपये में बिल काटे जा रहे हैं, कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े भाई जब अंग्रेजी शासन था तो हिटलर आपने नाम सुना होगा, जिस तरीके से वो भारतीय लोगों का खून चूसते थे। तो मैं तो ये कहूँगा ये सरकार भी तानाशाही है। मान लो कि किसी वजह से हम एक नॉर्मल बात लेकर चलते हैं बड़े भाई, मैं ही हूँ, मेरे घर में कोई बीमार पड़ जाता है, मैं किसी कारण 3 या 4 महीने बिजली का बिल नहीं भर पाता, क्योंकि मेरे जो पैसा था वो किसी बीमारी में चला गया, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य सुविधा इतनी अच्छी नहीं है कि फ्री में किसी का इलाज हो सके। मान लो मैंने 4 महीने बिजली का बिल नहीं भर पाया, उसकी वजह से तुमने कहीं ना कहीं काट दिया, मेरा कनेक्शन काट दिया। तो इसका मुख्य कारण ये है कि आप प्रदेश की जनता में एक खौफ कायम करना चाहते हैं, एक तानाशाही कायम करना चाहते हैं कि जब तुम हमारी बात मानोगे तब कहीं जाकर यहाँ रह सकते हो चैन से, नहीं तो मैं अपने घर में ही चैन से रहने का कोई हक नहीं है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर अभी डेंगू फैला हुआ था, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुझे सुनवाई में आया था, कई पार्षदों ने अपने अपने जो उनके वार्ड में वार्डवासी हैं उनको ओडोमास दिए हैं। यहाँ के आपका जो ये कोटला चुंगी, कौन सा वार्ड आपका पड़ता है? ये लगभग हमारा वार्ड नंबर 15 है। 15। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो जिनको डेंगू हुआ था उनके घर तक ओडोमास पहुँचाया गया है गरीबों के लिए, जिससे मच्छर ना काटे। सिर्फ कागजों में, मैंने पहले भी कहा, सरकारी जितनी भी सुविधाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं सिर्फ कागजों में चल रही हैं, कागजों के अलावा कहीं और नहीं चल रही। दवा ववा छिड़काव घरों पर, और जो स्मोक दिया जा रहा है मच्छर मारने वाला, शाम के टाइम धुआं छोड़ा जाता है सुबह शाम, यहाँ के जनप्रतिनिधि मेयर साहब वगैरह ये दवाओं का अभियान चलाते हैं और अपने फ़ोनों पर पोस्ट डाल देते हैं। तो क्या यहाँ पर दवा छिड़की गई है टाइम टाइम से, या मतलब क्या बताइए? मान लो कि हमें सबको पता है कि डेंगू पिछले 2 महीने से चल रहा है। हाँ जी। 60 दिन में तुमने एक दिन आके दवा छिड़क दी। 60 दिन में एक दिन? बिल्कुल। चलिए 2 दिन, मैं 2-3 दिन बोलता हूँ। 1 हफ्ता मान लो। 1 हफ्ता ठीक है। लेकिन आपने देखा कि इतनी गंदगी है, तुम एक दिन जहाँ लगभग मैं तो ये कहूँगा कि दिन में 2 बार दवा छिड़की जाए। मैं रास्ते से आया हूँ, अभी हनी जी के घर पे आया हूँ मैं, नाले भरे पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है पिछले जन्म से साफ़ नहीं हुए। इस जन्म को छोड़ो, ऐसा लग रहा है पिछले जन्म से नहीं साफ़ हुए हैं। और शायद वही कारण हो सकता है जो आज बच्चे बीमार हैं, जिन बच्चों ने अपना दम तोड़ा। सड़क टूटी हुई है। आज फिरोजाबाद नंबर 1 आप लोग कहते फिर रहे हो, कहाँ से फिरोजाबाद नंबर 1 है? आप खुद अपने अपने घरों से निकलिए और एक बार फिरोजाबाद की गलियों का जायजा कीजिए, जब जाकर नंबर 1 दिखाई देगा। बातों से और बोलने से और पोस्ट करने से और अखबार में निकलवाने से फिरोजाबाद नंबर 1 नहीं हो जाएगा। हाँ बताइए। और बड़े भाई जैसा कि अभी आपने डेंगू का कहा तो मैं एकदम भावुक हो गया उस चीज़ को लेके। पहले तो उन पूजनीय माता पिता, पूजनीय बड़े भाई बहन को अपना विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आपके जो पुत्र
आपके बालक बालिकाएं, आपके भाई बहन जो डेंगू में काल के गाल में समा गए, उनके लिए बहुत बहुत मेरी बहुत बहुत संवेदनाएँ हैं कि इतनी निकम्मी सरकार, आप जाके देखिएगा, उन माँ बाप से पूछिएगा जिसका 9 साल का बेटा इस डेंगू के बुखार की वजह से काल के गाल में समा गया। 15 साल की बेटी जिसके लिए वो लड़का ढूंढ रहे थे, अपनी 18 या 19 साल की बेटी के लिए, वो काल के गाल में समा गई। इसका मुख्य कारण ये है कि तुम सरकारी अस्पताल का जायज़ा कीजिएगा बड़े भाई, न तो सरकारी अस्पताल में तुम्हें बेड मिलेंगे, न सुविधाएं मिलेंगी कुछ, न दवाइयाँ मिलेंगी। और दवाइयाँ भी ये मिलती हैं तो वो दवाइयाँ मिलती हैं जो तुम सामने जाके हॉस्पिटल से बाहर सामने जाके किसी प्राइवेट मेडिकल से खरीदेंगे। इतनी स्थिति गंभीर हो चुकी है। आप देखते हैं कि फिरोजाबाद में अगर कुत्ता काट लेता है तुम्हें, अगर अस्पताल में जाते हैं तो कुत्ते वाले तुम्हें रेबीज के इंजेक्शन नहीं मिलते, बाहर जाएंगे 400 या 500 रुपये का वो अपने मनमानी के हिसाब से इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि उनमें उन डॉक्टर का कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है। तो ये सभी लोग, ये पूरा, मैं तो कहूँगा पूरा ये जो ग्राफ है, पूरा ग्राफिकल जो पॉलिटिकल पूरा ग्राफ है उत्तर प्रदेश का, ये एक मच्छर की भांति धीरे धीरे करके इंसान का खून चूस रहा है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जनता को समझना चाहिए, जनता को भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत थी, हिटलर ने कहा था, इंडियंस आर रैट रेसर, जो भारतीय है ये भेड़ चाल में चलते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ उस पार्टी को देखिएगा जो पार्टी आपकी है, न कि किसी परिवार, एक ऐसी पार्टी को मत देखिएगा जो परिवारवाद है, पत्थरों वाली सरकार है, या अंबानी अडानी की सरकार है, या मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ कहने को, लेकिन शब्द कुछ गलत निकल जाएंगे तो मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसे शब्द मेरे मुंह से मीडिया पर निकले जिससे लोगों को हतोत्साहित हों। क्योंकि बड़े भाई आप जाके लोगों से मिलिएगा, मैं जाता हूँ, मैं लोगों के पास जाता हूँ, सबका यही कहना है, सबका यही रिएक्शन है, कोई भी जनप्रतिनिधि काम ना करवाए, कम से कम हमारे पास आ जाए, हमारी सुनने आ जाए। मगर आप लोग तो अपनी गाड़ियों से, अपने घरों से, अपने महलों से बाहर नहीं निकल रहे हो। मेन रोडों पे आप लोग आ जाते हो, मेन रोडों पे तो आप जब से बने हो तब से ही घूम रहे हो। कम से कम फिरोजाबाद में 70 वार्ड हैं, कितने वार्ड हैं? 70 वार्ड हैं सर, 70 वार्ड हैं। कई तो ऐसे वार्ड हैं आप वहाँ पर गए ही नहीं हो, वहाँ के लोग कहते हैं कौन है मेयर, हम तो जानते ही नहीं हैं। मेरे पास इस चीज़ का सबूत है, मेरे पास न्यूज़ बनी पड़ी हुई है, कौन है सांसद हम तो जानते ही नहीं हैं। तो ये गलत है। आप लोगों को लोगों ने वोट दिया है, आप लोग उस वोट का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। पब्लिक आपके भरोसे है और आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। आप पोस्ट करते हो हमने ये कराया वो कराया, वो पोस्ट में ही दिखाई देता है, वो फिरोजाबाद में नहीं दिखाई देता है। आपने कोटला चुंगी ब्रिज पर नंबर 1 लिखवा दिया, उस ब्रिज पर एक भी मरकरी लाइट नहीं लगी हुई है। वहाँ कई हादसे हो गए हैं। किसी को कोई रंजिश निकालनी होगी ना तो दूसरे की छत से कोई राइफल लाएगा, चलते हुए आदमी पर दाग देगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वहाँ पर एक कैमरा भी नहीं है, सीसीटीवी कैमरा। मैं आपको और भी हनी भाई से पूछता हूँ और क्या क्या प्रॉब्लम है। और ये बताइए हनी भाई, यहाँ से समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट अभी उनके साथ घोषित नहीं हुए हैं, और आपकी भी पार्टी के घोषित नहीं हुए हैं, बीजेपी पार्टी के तो शायद घोषित हैं। कौन है आप एक बार अपने मुंह से ही बता दें। देखिएगा, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो हर बार एक ही रहते हैं। हाँ। क्योंकि बीजेपी पार्टी किसी और को मौका देती नहीं। मैं तो कहूँगा कि बीजेपी का आपने जो नाम लिया, बीजेपी पार्टी के अगर आप कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत मिलिए, वो लोग दुखी हैं इस सरकार से। जो सरकार अपने कार्यकर्ता को खुश नहीं कर सकती, वो इस आम जनता को कैसे खुश कर देगी? अच्छा ये बताइए, बहुत विवाद चल रहा है हनी भाई, बहुत विवाद चल रहा है कि मेयर नूतन राठौर और यहाँ के जो सदर विधायक हैं श्रीमान मनीष असीजा जी, इनमें बिल्कुल नहीं पड़ रही है। क्या इसका क्या सत्यता है, आप थोड़ा बता सकते हैं? क्योंकि हर आदमी के मुख में यही है कि मेयर की उनसे नहीं बन रही है, विधायक की उनसे नहीं बन रही है, इस कारण विकास नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? देखिएगा, इन दोनों के आपसी मतभेद में, क्योंकि जैसा आपने सुना है वैसा ही मैंने सुना है। नहीं, ये तो पार्टियों के हैं तब भी नहीं पड़ रही है। मैं वही बताना चाहता हूँ, इनके आपसी मतभेद हैं, इनके आपसी मतभेद हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हर पार्टी को गिराने में कहीं ना कहीं जयचंदों का हाथ होता है। तो मैं तो ये कहूँगा, इनके आपसी मतभेद में ये बेचारी आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। आम जनता इनके बीचों में पिस रही है। स्टेशन रोड है, मैं आपसे, हाँ स्टेशन रोड का मैं जिक्र हर न्यूज़ में, कई न्यूज़ों में करता हूँ। स्टेशन रोड जो स्टेशन से जैन मंदिर आया हुआ है, मेरे इस न्यूज़ के माध्यम से कोई भी अगर जायज़ा करना चाहे तो कर सकता है। उस रोड से आए किसी आदमी को अगर दस्त होते होंगे ना, और वो बाइक से आएगा उस रोड से जैन मंदिर जाएगा बस स्टैंड, तो उसका शायद है पैंट खराब हो जाएगा। 2-2 फुट के गड्ढे हैं, 1-1 फुट के गड्ढे हैं,
इस स्टेशन रोड पर, और फिरोजाबाद के जनप्रतिनिधि गाड़ियों से निकल जाते हैं। एक तो लग्जरी कार दी हुई है सरकार ने, उसमें दच की इसकी मालूम नहीं पड़ती है भैया। 34-35 लाख रुपए की इनोवा क्रिस्टा आती है, हैवी गाड़ियाँ, तो आप लोगों को क्या मालूम पड़ेगा। आइए उस रोड को बनवाओ, कम से कम फ्रंट तो दिखाई दे, तब जाके नंबर 1 थोड़ा कहीं परसेंटों में दिखाई दे। गलियां तो गलियां, आप लोगों ने फ्रंट को भी नहीं संभलवा पाया, केवल बातें ही बातें आपकी रह गई हैं। और भी जानना चाहता हूं मैं, और भी बताएं क्या क्या यहाँ का कारण है, और आपका कोई प्रतिनिधि, अगर जनता आशीर्वाद देती है आपके जनप्रतिनिधि को, आपका प्रतिनिधि और आप जैसे कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता क्या क्या जनता के लिए करेंगे, जैसा ये लोग करते हैं, जनता के बीच में आते नहीं हैं। क्या आप तो नहीं कहीं ऐसा करेंगे, आपका जनप्रतिनिधि तो कहीं ऐसा नहीं करेगा कि मतलब विधायक बन गया फिर मतलब उसको कोई मतलब नहीं है। जैसा कि बड़े भाई सबको डर रहता है, आपने भी बात जो कही वो बात में कहीं ना कहीं बहुत सत्यता है। लोगों को लगता है कि हम जिनको अपना एक वोट देके, एक बहुमूल्य वोट देके हम जिन्हें गद्दी देते हैं, वो लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। मैं आश्वासन देता हूं बड़े भाई आपके इस चैनल के माध्यम से फिरोजाबाद की इस पूजनीय जनता को कि हमारी पार्टी आप लोगों को कोई भी ऐसा मौका नहीं देगी कहने का, क्योंकि हमें पता है हम एक आम इंसान हैं। हमें पता है कि यहाँ क्या क्या तकलीफ़ें हैं, यहाँ ही नहीं पूरे प्रदेश भर की मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो जो तकलीफ़ें हैं उन्हें आप एक बार अपना आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को दीजिएगा। आपको स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, राशन की होम डिलीवरी, ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं बड़े भाई जो मैं शायद बताऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। प्रत्येक सुविधा का लाभ आप लोगों को मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि आप हमारा जो जनप्रतिनिधि होगा उस पर आप खुलेआम क्लेम भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी बात ना तो कोई पार्टी का कार्यकर्ता कहेगा, और मैं एक छोटा मोटा कार्यकर्ता, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी प्रदेश कार्यकारी सदस्य हूँ, तो मैं भी अपने आप को छोटा ही मोटा मानता हूँ। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा कोई जनप्रतिनिधि आपका कोई कार्य नहीं करता सत्ता आने के बाद, तो आप उस पर खुलेआम किसी भी कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं। यानी हनी टेंगुरिया जी का ये कहना है कि अगर हमारा प्रत्याशी फिरोजाबाद से जनता चुनती है, जीतता है, तो अपने वादों पर खरा उतरेगा, और जो वो वादे करेगा के पास जाकर पूरे वादे पूरे करेगा। हालांकि वो जनता के भरोसे नहीं, वो अपना काम जनता उसके दरवाजे में आने से पहले अपना काम कर देगा, जनता के आने से पहले ही। ये हनी टेंगुरिया जी का कहना है कि मतलब जो भी ये वादे पूरे करेंगे उन वादों पर पूरा खरा उतरेंगे, ये इनका कहना है। आइए जानते हैं, और भी बताइए क्या क्या यहाँ समस्या और क्या चल रहा है। क्या फिरोजाबाद के नेता अच्छे से काम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, या आपका भी वही सवाल होगा जहाँ मैं जाता हूँ कि कोई नहीं आता है, सब अपने अपने मज़े में मस्त हैं। तो बताइए कैसा क्या चल रहा है। देखिएगा, मैं आपको एक वाक्यांश याद दिलाना चाहता हूँ बड़े भाई। जैसे कि कोरोना के काल की महामारी आई, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि मैं नहीं जानता कि निकले, हाँ निकले, मोबाइल लेके निकले, महीने 2 महीने में एक बार निकले, और थोड़े दूर जाके 1-2 फ़ोटो कराए और अपने घर पे आ गए। एक पूरे भारत की मैं बताना चाहता हूँ, एक कोरोना काल में जब वो लोगों का सहारा ये सरकार नहीं बनी हुई थी, एक नाम आया सोनू सूद, एक्टर सोनू सूद, जिसने, मैं तो कहूँगा कि भगवान ने उन्हें सद्बुद्धि दी कि वो एक तरीके से वो लोग जिन्हें खाने को रोटियां नहीं थी, आप दूर जैसे बिहार से कुछ लोगों को छत्तीसगढ़ जाना था, काफ़ी दूर का सफ़र था, उनके लिए वाहन की व्यवस्था करवाई। उन लोगों के लिए वो देवता बन के आए, उन्होंने उनके लिए वाहन की व्यवस्था कराई। लेकिन इस निकम्मी सरकार ने जैसे कि आपने देखा कि सोनू सूद आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से मिलते हैं, क्योंकि सोनू सूद जी को शिक्षा मेंटर बनाया गया है दिल्ली का। तो इस निकम्मी सरकार ने देखा कि जब सोनू सूद केजरीवाल से मिल रहे हैं तो इनके यहाँ उन्होंने छापे लगवाना चालू कर दिया। अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम तो बिलों में दुबके हुए थे, तुम तो अपने घरों में पैक थे। उस इंसान ने चौराहे पे जाकर लोगों की मदद की, और जब सब कुछ निकल गया, तुम्हारे ही मंत्री कहते थे, इनके मंत्री कहते थे बड़े भाई, भाजपा के बड़े वरिष्ठ मंत्री, तो केंद्रीय मंत्री, नाम नहीं लूँगा मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, वो कहते थे कि सोनू सूद हमें लगता है कि भगवान का ही एक रूप बनकर आए हैं। और आज वही मंत्री क्या कह रहे हैं, आज वही मंत्री कहते हैं कि सोनू सूद पर CBI की जांचें होनी चाहिए कि उन पर इतना पैसा कहाँ से आया, NCB की जांचें होनी चाहिए, ED की जांचें होनी चाहिए, उन पर इतना पैसा कहाँ से आया कि वो इतने लोगों की मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत तरीका है इन लोगों का, और मैं तो कहूँगा कि ये हिटलरशाही पूरे देश में और पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो केंद्र सरकार से कहाँ से ये 20,000 करोड़ रुपए आया था कोरोना काल में गरीबों की मदद के लिए,
20,000 करोड़ रुपए, शायद आपने सुना है कि नहीं, पहले आप ये बताइए। 20,000 करोड़ नहीं, मैंने भी सुना है, लेकिन सिर्फ ये पैसा किस लिए आया था, मतलब ये पैसा किसके लिए आया था, किस लिए आया था, मुझे आप बताएंगे? देखिएगा, जो 20,000 करोड़ रुपए का जो टर्नओवर पास हुआ था ऊपर से, वो भी मैं कहूँगा सिर्फ कागजों में पास हुआ था, या उस पैसे का लाभ उन लोगों को मिला जिनकी पहुंच बहुत ऊंची थी, मंत्रियों के साथ या विधायक या सांसदों के साथ उनके सीधे संबंध थे, जो भाजपा के कार्यकर्ता थे। हमारे जो अंकुश शर्मा जी बैठे हुए हैं, ये मैं आपको, अंकुश शर्मा जी हैं, जरा दिखाएं भैया को, कैमरे पे आ रहे हैं। ठीक, मैं आपको ज्ञात कराना चाहता हूं कि ये हमारी पार्टी से टूंडला वार्ड नंबर 23 से सभासद प्रत्याशी हैं। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि टूंडला के लोग अपने छोटे भाई को बहुत बहुत आशीर्वाद दें, क्योंकि ये इंसान एक ऐसा है, कोरोना काल में जब लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, तब छोटा भाई अंकुश अपनी मोटरसाइकिल पे लोगों को आगरा अस्पताल तक ले गए। उस चीज़ को हम नहीं भूल सकते। ऐसे लोगों की हमें अति आवश्यकता। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपकी क्या कहते हैं, आपका विधायक आता है फिरोजाबाद में आम आदमी पार्टी का, तो हॉस्पिटलों में जो सरकारी फिरोजाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उसमें एक महिला की कुछ दिन पहले डेट हो गई, कुछ दिन पहले जब कोरोना चला, कोरोना काल में डेट हो गई थी। उसके परिजनों का कहना था लाइट चली गई तो जनरेटर या किसी लाइट ना होने के कारण मौत हो गई थी। तो जो हॉस्पिटलों में वो पावर नहीं है, डीजल और लाइट ना होने के कारण एक महिला की मौत हो जाती, किसी की ज़िंदगी चली जाती है। बहुत बड़ी बात है अगर आदमी सोचे तो आपका कैंडिडेट तो ऐसा होगा ना कि अगर कोई ऐसी महामारी आती, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कभी ये महामारी किसी को ना दे, किसी को भी ना दे। और अगर ऐसा होता है तो आपका जो नेता होगा फिरोजाबाद का विधायक, अगर आपका कैंडिडेट जीतता है तो ऐसी महामारियों में लोगों के पास जाएगा, लोगों की हेल्प करने जाएगा, जो ये अधूरी कमियां हैं उनको पूरी करवाएगा। देखिए, बहुत दुखद समाचार है। मैं दिवंगत आत्मा को बहुत बहुत नमन करता हूं कि उसने तड़पते हुए अपने प्राण दिए। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों के लिए जानवरों की कोई कीमत नहीं होती। एक आम इंसान के लिए कोई जानवरों की कोई कीमत नहीं होती। कुत्ता मरता है, मर जाने दो। बिल्ली मरती है, मर जाने दो। पशु मरता है, मर जाने दो। इस सरकार के लिए भी एक आम जनता पशु की भांति हो गई है। ये लोग ऐसी बातें करते हैं सरकारी अस्पताल में। आपने जैसे कि बताया कि डीजल खत्म हो गया, केंद्र में तुम बैठे हो, राज्य में तुम बैठे हो, फिरोजाबाद की सत्ता पर तुम्हारा अधिकार है, क्या तुम्हारे पास डीजल नहीं होगा? कोई कह रहा था डीजल नहीं है, कोई कह रहा कि जनरेटर, और उसके परिजन, उसका लड़का मेरे से रो रहा था। मेरे पास बाइट पड़ी हुई है, न्यूज़ है। मैं जो भी बात करता हूँ दावे के साथ करता हूँ, मैं फेक न्यूज़ नहीं दिखाता हूँ। और मैं ये, हाँ, आपसे हनी जी एक और सवाल है। मेयर नूतन राठौर, मेरे पास वीडियो क्लिप भी है उनकी, जब प्रत्याशी थी वो मेयर नहीं बनी थी, उन्होंने कहा था जो आवारा पशु घूम रहे हैं गलियों पे, आवारा पशु फिरोजाबाद की गलियों में, उनको कंट्रोल करने के लिए कांजी हाउस होते हैं, क्या होते हैं, वो बनवाएंगी। तो हर गली में 8-10 आवारा पशु हैं, वो कांजी हाउस कहाँ गए, ये मैं खुद पूछता हूँ ब्यूरो चीफ अजय की बात का, ब्यूरो चीफ अजय राज। और आप बताएं, क्या आपको लगता है आवारा पशुओं पर कंट्रोल है, गलियों में आवारा पशु आते हैं या नहीं? आप तो मीडिया वाले हैं, आप खुद देखते हैं इन चीज़ों को और खुद समझ सकते हैं। मैं लेकिन यही कहूँगा कि आवारा पशुओं पर बिल्कुल भी लगाम नहीं है। कभी किसी, आपने फिरोजाबाद में भी देखा होगा विगत दिनों में कि मंडी में एक महिला थी। मैंने ये बात क्यों कही, अभी रास्ते में आते वक्त एक साड़ पे ये भैया लेके आए मुझे, आज मेरा कैमरामैन नहीं था, गया हुआ है, तो ये लेके आए, तो एक साड़ बीचों बीच आ गया, साड़ बीचों बीच आ गया। और शायद है कि हम लोग मरते तो नहीं, खैर घायल हो जाते बढ़िया तरीके से। हाँ, तो आप बताएं, इस वजह से ये मेरे माइंड में आ गया कि कहाँ गए कांजी हाउस और कहाँ गई ये गौशालाएँ, बताइए। बड़े भाई, मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर दूर पर एक मंडी समिति है। मंडी समिति, हाँ हाँ, मंडी समिति है। मंडी समिति, आप वहाँ जाके सुबह देखिएगा लोग किस तरीके से। नहीं तो मंडी समिति के पास का रोड भी तो, ये चौराहा है जो बम्बा चौराहा, वहाँ का रोड भी तो खुदा पड़ा हुआ है। हाँ, वही मैं आपको, तो ये खुदा पड़ा हुआ ही, इसी को नंबर 1 कहते फिर रहे हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि। हाँ, मुझे तो यही लगता है, तभी तो मैंने कहा कि ये लोग जगते में भी सपने देखते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि अगर हम किसी कोई बाहर से आता है, तुम्हारी जो मुख्य रोडें हैं इनमें 1-1 हज़ार गड्ढे हैं। आदमी का 2 कदम आगे बढ़ता है फिर वो जंप करने लगता है। यानी मैं फिरोजाबाद का ही रिपोर्टर हूँ, मैं भी फिरोजाबाद का निवासी हूँ, और मैं सत्यता के आधार पर न्यूज़ दिखाता हूँ। हर 100 या 150 मीटर पर आदमी चलेगा, 110% ये मेरा दावा है, उसको एक गड्ढा मिलेगा, बहुत अच्छा वाला गड्ढा मिलेगा। उसको देख के उसकी तबीयत खुश हो जाएगी और शायद है उसको नंबर 1 फिरोजाबाद याद आ जाएगा।
आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों से। नंबर 1 फिरोजाबाद, जो मेरी न्यूज़ देख रहा है, एक बार ज़्यादा नहीं 5 किलोमीटर का राउंड मारे, वो फिरोजाबाद में जहाँ कहीं भी नगर निगम के अंडर में उसका घर आता है, वो कहीं पे भी रहता हो और 5 किलोमीटर के अंडर में घूमे, शायद उसको 4.5 किलोमीटर की सड़क टूटी मिलेगी, 1-1 फुट के गड्ढों से खराब मिलेगी। ये है फिरोजाबाद नंबर 1। आज मैंने आप लोगों को अपने न्यूज़ के माध्यम से, क्या नाम है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और युवा प्रवक्ता हनी टेंगुरिया जी का इंटरव्यू लिया। हनी टेंगुरिया जी ने क्या कहा, आपको ये कैसी लगी, ये इनका इंटरव्यू कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए अजय राज। हाँ बताइए। 1 मिनट और लेना चाहूँगा। चलो कोई बात नहीं, बताइए। मैं जनता से कहना चाहूँगा, आप पूजनीय हैं, आप में बहुत ज़्यादा बल है। आप एक ऐसी सत्ता को लाइएगा जो वास्तविक आपकी हो। मैं नहीं कह रहा कि वो मेरी हो। एक ऐसी सत्ता लाइए जो किसी अंबानी अडानी की ना हो, किसी मठाधीश की ना हो, क्योंकि आपका पैसा वो लोगों के खाते में जा रहा है। यानी आपका कहना जमीन से जुड़ा हुआ आदमी आना चाहिए, कोई अमीर और मतलब जो इंसान को इंसान समझे, इंसान को गरीब ना समझे। इनका कहने का मतलब है हनी टेंगुरिया जी का, जो इंसान को इंसान समझे, ऐसा प्रत्याशी फिरोजाबाद में आना चाहिए, ऐसा जनप्रतिनिधि आना चाहिए और ऐसा शुभ चिंतक आना चाहिए। ये हमारे क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और युवा प्रवक्ता हनी टेंगुरिया जी का कहना है। तो ऐसे ही देखते रहिए अजय की बात और खुश रहिए, बहुत बढ़िया तरीके से रहिए। जय हिंद, जय भारत।